हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल के ऊपर। और हम लोग यहाँ पर आज जिस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में। तो जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि सीज़ फायर कह दिया था यूएस ने, ईरान ने उस बात को मान भी लिया था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर करा जाएगा फॉर द नेक्स्ट 14 डेज़। बट अब एक्चुअली में क्या सिचुएशन बन गई है कि सीज़ फायर डिक्लेयर करने के 10 मिनट के अंदर ही दोबारा से अटैक्स जो थे वो शुरू हो गए थे और इजराइल ने लेबनान के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया था। तो इजराइल ने ये बात कही कि सीज फायर सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऊपर हुआ है, लेबनान के ऊपर मैं कंटिन्यूसली उसके बाद भी अटैक करता ही रहूंगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो इवेंट है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस समय ये वर्ल्ड सिनारियो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जिसके ऊपर इस समय ईरान का पूरा कंट्रोल है, जिसके ऑल्टरनेटिव रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह से ही सीज फायर का ऐलान किया गया था कि 2 हफ्ते तक हम सीज फायर करेंगे ईरान के साथ। लेकिन अब वो सब चीज़ें, उस समय भी बात करी जा रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉज है, वॉर का एक पॉज है, कोई पीस क्लॉज नहीं बना है। लेकिन सिचुएशन लग नहीं रहा था कि जो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में टॉक्स होने वाली हैं वो सक्सेसफुल होंगी, और इनफैक्ट 10 मिनट के बाद ही वहाँ पे सिचुएशन जो थी वो वर्स्ट हो जाती है। साथ में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप जनरल स्टडीज़ का एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी जनरल स्टडीज़ की तैयारी की इंक्लूसिव मैनर में हो सके, जहाँ पे हर सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल सके और साथ ही साथ आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को एक बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ, तो हमारी 2 पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक है हमारे लाइव क्लासेस का सेशन जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एक है हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो किसी वर्किंग प्रोफेशनल या वो लोग जो सेम टाइमिंग्स पे अवेलेबल नहीं है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप जनरल स्टडीज़ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड टीसीएस 2026 के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज लिखना चाहते हैं, तो उसके भी हमारी अपकमिंग टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। तो ये जो मिडिल ईस्ट में इस समय वॉर चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने थोड़े समय के लिए कहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दूंगा, लेकिन अब दोबारा से उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद ही इजराइल ने अपना सबसे बड़ा लॉन्च लेबनान के ऊपर कर दिया। 10 मिनट के अंदर उसने 100 लोकेशंस को टारगेट किया और सीज फायर की जो टॉक्स थी वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। और कोलैप्स होने का मतलब समझिए, कोलैप्स होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो बात हुई है ट्रंप और ईरान के बीच में कि हम सीज फायर करेंगे, वो अब फर्दर वॉर को सिर्फ एस्केलेट ही करेगी। तो कंसर्न्स यहाँ पर कुछ हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आंकलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीज फायर एंड हो गया है जल्दी, क्या ये दोबारा से वॉर वेस्ट एशिया में स्टार्ट हो जाएगा, क्रूड ऑयल के प्राइजेस के साथ क्या होने वाला। स्टॉक मार्केट हो गया, उसके बाद आप देखेंगे तो कल अचानक से वो सर्ज करी थी ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, और अब दोबारा से वो नीचे दिखाई दे रही है। तो समझते हैं ज़रा हम लोग। तो रिसेंट अग्रीमेंट हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, एक मैसिव एयर स्ट्राइक उसके बाद ही इजराइल ने लॉन्च कर दी लेबनान के ऊपर। उसने बोला कि हिजबुल्ला की पोजीशन टारगेट्स को हम टारगेट करने ही वाले हैं। हिजबुल्ला का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ईरान इसे नहीं मानता। ईरान बोलता है कि भाई मेरे पार्टनर पे अटैक करना, ईरान पे अटैक करना, बट इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्ला पे अटैक उसके बाद भी किया ही जाएगा। इसी के रिस्पॉन्स में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को कंप्लीटली दोबारा से शट डाउन कर दिया, और दोबारा से एक तरफ जो लगा था कि शायद से रीजनल एनर्जी क्राइसिस नहीं होंगे, अब वो कंसर्न्स दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। तो इजराइल ने मैसिव स्ट्राइक करी लेबनान के ऊपर, जहां पे 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 लोगों की इंजरी बताई गई है। मिसाइल लॉन्च साइट्स पे, वेपन डिपोट्स, कमांड सेंटर्स और हिजबुल्ला के स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर अटैक किया गया है। ज़्यादातर मेजर जो रीजन्स है वो आपका बेरूत, बेका वैली और सदर्न लेबनान का एरिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिस्टमैटिकली एक कैंपेन चलाया गया जहाँ पे ये इंश्योर करा गया कि ईरान के साथ भले हम सीज फायर कर रहे हैं, बट हिजबुल्ला को इजराइल इस समय किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बहुत सालों तक हिजबुल्ला ने इजराइल को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। तो इजराइल का ये कहना है कि भाई जब मैं 95% तक डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, मैं बचे हुए 5% को भी क्यों छोड़ूंगा, मैं क्यों अपने लिए ही और ज़्यादा थ्रेट को बनने दूंगा। तो हिजबुल्ला इंपॉर्टेंट क्यों है? इजराइल कंसिडर करता है कि हिजबुल्ला उसकी सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। वो लेबनान के सदर्न बॉर्डर से ऑपरेट करता है और इजराइल के अंदर फ्रीक्वेंटली अटैक्स करता है। हमास जो है वो साउथ से अटैक करता है और हिजबुल्ला आपका नॉर्थ से अटैक करता है। तो हिजबुल्ला को परमानेंटली एलिमिनेट करना इजराइल की स्ट्रैटेजी है। इस सीज फायर में क्या चीज़ें हैं
जो इजराइल ने कही, इजराइल का इंटरप्रिटेशन क्या था, वो कहता है कि हिजबुल्ला का ईरान के इक्विवेलेंट नहीं है, हमने जो सीज फायर करी है वो ईरान के ऊपर एप्लीकेबल है, वो हिजबुल्ला या लेबनान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर तो अटैक्स उसके बाद भी होंगे, इजराइल कंटिन्यू करेगा। बट ईरान का इंटरप्रिटेशन क्या था कि हिजबुल्ला हमारी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, अगर आप हिजबुल्ला पे अटैक कर रहे हैं इसका मतलब आप ईरान के स्ट्रैटेजिक नेटवर्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसको ईरान किसी भी स्थिति पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इजराइल ने जो स्पिरिट ऑफ सीजवायर है उसको, ईरान का कहना है कि उसको वायलेट करा है, बट इजराइल इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं पर नेतन्याहू ने ये बात क्लियर करी है कि इजराइल का जो गोल है, जो ये ईरान के साथ वॉर चल रहा है उसमें जो उसके गोल है वो सबसे पहला है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना है, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को वीकन करना है, ईरान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको भी कम करना है, और ईरानियन रिजीम को कंप्लीटली रिमूव या फिर वीकन करना है। बहरहाल इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं एक्सेप्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम 1। तो यहाँ पे जो 2 हफ्ते का टाइम भी बोरो करा गया है, सीज फायर करा गया, ये भी कहा जाता है कि अगर ईरान ने इसी बीच में अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट कर दिया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के केपेबल हो जाएगा और आसानी से कुछ 11 से 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वो बना सकता है अगर उसका न्यूक्लियर एनरिचमेंट पूरा हो जाता है, जो सिर्फ 2 हफ्ते ही दूर है। बहरहाल कोई भी रिजल्ट अभी तक अचीव नहीं हुआ। रियलिटी में ईरान की रिजीम भले अब इतनी पावरफुल तो नहीं है, बट अभी भी है वहाँ पे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, मिसाइल कैपेबिलिटी अभी एक्टिव, और रीजनल इन्फ्लुएंस अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल अभी भी ईरान के हाथ में ही है। तो डैमेज तो उसे बहुत हुआ है, बट वो उस डैमेज के बाद भी रेजिलेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग जो ऑपोजिशन है, बहुत ही स्ट्रांग फेस ऑफ है, वो इजराइल और यूएस को दे रहा है। सो लेबनान स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल है। और क्यों है क्रिटिकल? क्योंकि हिजबुल्ला इजराइल से, ईरान तो बहुत दूर है बट हिजबुल्ला उसके काफ़ी पास और कांस्टेंट उसके नदर्न बॉर्डर को एक थ्रेट रहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम लेबनान से हिजबुल्ला की प्रेजेंस को कंप्लीटली खत्म करते हैं। साथ में ही अगर आप ईरान की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी में देखेंगे, जब उसने अपने 10 पॉइंट रखे थे सीज फायर प्रपोजल, तो उसने कहा था कि मुझे कंप्लीट सेसेशन चाहिए अटैक का ईरान, लेबनान और यमन के ऊपर, ठीक है ना, उसने मेंशन किया था, बट इजराइल ने उसको मानने से मना कर दिया। उसने कहा था कि मेरे जितने भी रीजनल लाइज हैं उनको भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उन पर भी कोई अटैक नहीं होना चाहिए। सो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये पैसेज जिसके ऊपर कंप्लीटली आपका ईरान ने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पे रखा है। तो हमेशा इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये जो हमारे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, यहाँ पर कंप्लीट जो कंट्रोल है वो अभी इस समय किसका हो गया है? ईरान का हो चुका है, जिसको उसने वेस्टर्न पावर्स के प्रेशर में आने की वजह से एक बार खोला था, लेकिन अब दोबारा से सिचुएशन में उसने उसको बंद कर दिया। अब इसके डिसरप्शन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारी मेजरली ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत मेजर थ्रेट है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से ऑयल सप्लाई रूट्स जाते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है वो पास होते हैं, और इसका डिसरप्शन होना अपने आप में एक बहुत मेजर थ्रेट हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ऑयल के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली सर्च कर चुके हैं जब से ट्रंप का अनाउंसमेंट आया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, तो अचानक से जो ऑयल के प्राइसेस 115-120 डॉलर्स पर बैरल पहुंच गए थे, अब वो रिड्यूस होकर 95 से भी नीचे आ गए थे उनके अनाउंसमेंट के बाद। पर जैसे ही अटैक दोबारा से स्टार्ट हुआ फिर वो प्राइसेस शूट हो गए, और उम्मीद है कि अब वो कुछ ही दिनों के अंदर $100 दोबारा से क्रॉस कर ही जाएंगे। गल्फ कंट्रीज जो अभी थ्रेट में है उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन, ये सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक अभी भी जारी है इन उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और सीज फायर अभी फुली इफेक्टिव नहीं हुआ है, रीजनल वॉर अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं सीज फायर के, उस पर अब ये दिख रहा है कि अगर इसका वायलेशन करा गया है तो कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसका रूप रंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। रीजनल लेवल पर बहुत एक्सपेंशन होगा, और एनर्जी क्राइसिस के रिस्क जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन ऑब्जर्व हुई है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो सीज फायर अनाउंस होते ही हमने देखा, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय भी एक सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली थी कि सीज फायर अनाउंस हुआ, लेकिन कुछ ही समय के अंदर दोबारा से ड्रोन साइटिंग होने लग गई थी और सीज फायर जो था वो ब्रेक कर दिया गया था। सिमिलरली मिडिल ईस्ट के रीजन में भी यही कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल मीडिया ये बात कह रहा है कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने ब्रूटली अटैक किया है, बट यहाँ पर इजराइल का कहना भी सही है कि भाई इतने सालों तक जो हमने झेला है, जो हमने उसका ब्रंट लिया है, अब इस बार हम फाइनली लेबनान को और हिजबुल्ला को यहाँ से ख़त्म वाइप ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से इजरायली लीडरशिप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है
वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता जा रहा है। सो क्वेश्चन यही है कि अभी बीच में अभी वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म भी नेतन्याहू को सफ़र करना पड़ रहा है। इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट्स, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी और स्ट्रैटेजिक सक्सेस ऑपरेशन के ऊपर बहुत मायने रखते हैं। अब आप देखिए, जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर हुआ ना, यूएस के अंदर भी ये बात हो गई कि भाई जो मागा के सपोर्टर्स थे एक समय पे ट्रम्प के, अब वो भी उनके एंटी हो गए कि आपने सीज फायर करा तो करा क्यों। ठीक है, और यही चीज़ अभी इसराइल के अंदर भी चल रही है कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होगा और लीडरशिप की क्या क्रेडिबिलिटी है। ओके, इसी बीच में इंडिया ने भी बोला है कि हमें अपने सिटीजन्स को वार्न करा है कि आप इमीडिएटली इंडिया के सिटीजन्स को कहा है कि आप ईरान को एग्जिट कर दीजिए और ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं हो बॉर्डर रीजन्स के अंदर, और जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट करिए और वहाँ से अपनी लैंड होमलैंड के अंदर आ जाइए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद भी ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है फॉर अ टाइम पीरियड थोड़ी सी शांति हो जाए, एनर्जी बैलेंसिंग हो जाए, इकोनॉमी थोड़ी सी बैलेंस हो पाए, बट ऐसी कोई सिचुएशन अभी हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है। तो सिचुएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और ये सीज फायर के वायलेशन के बाद सिचुएशन और ज़्यादा अनस्टेबल होने की संभावना है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कंप्लीटली समझा है कि ये जो सीज फायर का ब्रेकडाउन हुआ, ये जो टॉक्स वर्कआउट नहीं करी, या फिर अभी जो 10 अप्रैल को पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो टॉक्स होने वाली थी वो आगे कैसा टर्न लेगी। ऐसी और अपडेट्स, जो करंट अपडेट्स होंगे, हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। कमेंट्स में अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।